जो इम्पल्सिव है वो है कि आपको अंडरस्टैंडिंग के बावजूद आपने इम्पल्स में काम कर लिया है, जिसे कहते हैं ना मैंने तो कुछ सोचा समझा ही नहीं और बस इम्पल्स में काम हो गया। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से गुजरे बगैर जो इम्पल्स में काम हो जाता है, जिसको चिंप ब्रेन भी कहते हैं, चिंप ब्रेन जो अभी एनिमल ब्रेन, जब वो आप काम करते हो बगैर सोचे समझे तो ये इम्पल्सिव एक्टिविटी होती है। और कंपल्सिव एक्टिविटी होती है कि आपके जहन में है कि ये करना ही करना है, उसको आप, हाँ दोनों अनकंट्रोलेबल होती हैं, बुरा नहीं, कुछ इस तरह की जैसे OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसमें अर्ज आती है कि हाथ धोने ही धोने हैं, डिस्टर्बेंस होती है। जो क्रेविंग्स है एक तो वो कंपल्सिव भी है और इम्पल्सिव भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्रेन है, यहाँ पे ये लिम्बिक सिस्टम और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, पहले भी बात हुई है कि जो एडिक्शन है उसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कम हो जाता है और जो लिम्बिक सिस्टम है उसके न्यूरोनल पाथवे में डोपामिन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जो अभी पूछ रहे थे कि ये जो ट्रेमर्स आ रहे हैं, ये जो ट्रेमर्स ज़्यादा आते हैं वो इसलिए भी आते हैं कि यहाँ पे जो कनेक्शंस होते हैं उसमें एक कनेक्शन जो है ऐसे स्ट्रक्चर को होता है ब्रेन में जो ये मोटर मूवमेंट कंट्रोल करता है। इसलिए जब आपको ड्रग्स भी दी जाती हैं एडिक्शन से कम्बैट करने के लिए, उसमें भी ट्रेमर्स हो सकते हैं। जो एंग्शियस आप होते हो तब भी ट्रेमर्स हो सकते हैं। तो ट्रेमर्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। जो एडिक्शन में ट्रेमर्स हैं वो इसलिए हैं क्योंकि जो डोपामिनर्जिक पाथवे है वो यहाँ पे जो है एक सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसको सप्लाई कर रहा होता है जो आपकी मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। हाँ, क्योंकि उसमें डोपामिन का लेवल ज़्यादा होता है। नॉर्मल डोपामिन है तो आप नॉर्मल मूवमेंट करते हो, जब डोपामिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के हाथ हिलना, इस तरह फिर आपको कहते हैं। जो ट्रेमर्स चेक करते हैं वो इस तरह करते हैं, तो हाथ एक्सेसिवली हिलते हैं और ये कंट्रोल में नहीं होता आपके, ये चीज़ें अनकंट्रोलेबल हो रही होती हैं। इस तरह जो लेग है इसी से एंजाइटी भी हो सकती है, ठीक है। तो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है यहाँ पे जब आपको क्रेविंग होती है तो क्रेविंग बेसिकली इसलिए भी हो सकती है जब आप ड्रग्स नहीं कर रहे होते तब क्रेविंग होती है। जब ड्रग्स नहीं करते तो ब्रेन हाई डोपामिन पे एडजस्ट हो चुका होता है। जो लो डोपामिन है ना, जो जिसमें आपका वो एहतजाज कर रहा होता है कि डोपामिन चाहिए ही चाहिए, उसकी क्रेविंग्स हो सकती हैं। तो क्रेविंग्स शुरू किस तरह होती हैं? सबसे पहले कोई ट्रिगर हो सकता है, हो नहीं भी सकता। आपने किसी शख्स को देख लिया है जो पिछला आपका स्लिपरी फ्रेंड था या स्लिपरी प्लेस थी, किसी जगह पे कोई म्यूज़िक सुन लिया है, वो आपको बेहतर पता है कि आपका ट्रिगर क्या है। तो जब आप वो ट्रिगर को देख लेते हो फिर ख्याल आता है, जो हिप्पोकैम्पस है आपका मेमोरी ब्रेन एरिया, वो आपको कहते हैं लास्ट टाइम यहाँ पे बैठे थे तो ड्रग्स की थी, और वो एक यूफोरिक रिकॉल आती है। इंटरवेंशन जो करनी होती है वो यहाँ पे करनी होती है, जो फर्स्ट थॉट है उस पर आपकी इंटरवेंशन बनती है। फिर एक ख्याल आता है, हाँ, जो कहते हैं ना कि कंट्रोल नहीं हो रही, अब ज़्यादा हो गई है क्रेविंग, अब संभाली नहीं जा रही, अब तो पूरा दिन हो गया है। जो काम आपका होता है ना शुरू में प्रोएक्टिव अप्रोच, वो ये होती है कि जो पहली थॉट है उस पर स्टेप लेना है, कोई उस पर जाके साइकेट्रिस्ट, काउंसलर, थेरापिस्ट, फ्रेंड, किसी से भी उससे तब से बात करनी है, उसको तब कंट्रोल में करना है। जो एडिक्शन है ना बेसिकली उसमें 3-4 ब्रेन के पार्ट्स ना इकट्ठे रोल प्ले कर रहे होते हैं। जब कोई भी डिसऑर्डर, साइकेट्रिक इलनेस, एडिक्शन कुछ भी होता है तो एक पार्ट ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसको यहाँ पे चिंपैंजी ब्रेन कहते हैं, उसको हम मेडिकल टर्म में लिम्बिक सिस्टम कह देते हैं। कि जितनी भी वो एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हैं या जो चाहिए ही चाहिए सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिंदा रहने के लिए, वो कर रहे होते हैं आप। और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एक्चुअली यहाँ पे एक बैरियर लगा होता है। कोई भी थॉट प्रोसेस होती है, क्रेविंग्स को उसकी जड़ से पकड़ना, पहले ख्याल पे, ट्रिगर पे, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आप पढ़ कॉन्सेप्ट्स जो हैं, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बनाता है। राइट और रॉन्ग, मॉरल्स, करेक्टर, ये सारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशनिंग की भी पहले बात हुई थी कि एक कंडीशन रिफ्लेक्स होता है। कंडीशन रिफ्लेक्स, जो पावलो एक साइंटिस्ट है, उसने ये किया था कि उसने एक बेल बजाई और एक डॉग था, उसको बेल बजाता था, वो डॉग आता था, वो जो भी है उसका फूड उसको मिलता था। तो इस तरह उसने 6-7 दिन किया। उसके बाद उसने उसको खाना देना बंद कर दिया और वो बेल बजाता था, उसकी सेलिवेशन होती थी। अब बेल बजाना और सेलिवेशन का आपस में दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो कंडीशनिंग हो चुकी थी। तो जो एडिक्शन है, जो एक एडिक्ट ब्रेन है, उसकी कंडीशनिंग कहाँ पे होती है? वो अपने बिहेवियर्स को कैसे कंडीशन कर देता है? ट्रिगर्स के साथ। जैसे आपका ट्रिगर, वन ऑफ द ट्रिगर्स क्या था? जैसे अब यहाँ पे आप स्टेज पे आते हो तो अगर आप बोल रहे हो पहले 1 हफ्ते तो आपने बोलना ही होता है,
अक्सर यहाँ पे जो सोते हैं तो उनका ब्रेन पहले ही कहता है अच्छा अब सोने वाला टाइम होने लगा है। जो सीखते हैं उनको ये है कि अच्छा आप कुछ 2 बातें सीख लेंगे। ये वो कंडीशनिंग है जो हम बचपन से करते आए हैं। एडिक्शन में ये कंडीशनिंग ऐसे हो जाती है कि जो बोर्डम है, स्ट्रेस है, या कोई भी आपका पर्पसलेसनेस, या किसी से झगड़ा हो गया, या सैडनेस, जब हाँ, तो जिस सैडनेस को आप अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाते तो आपका ब्रेन कहता है कि अब उसने, जो ह्यूमन बॉडी है, उसने जो उदासी है उसको ख़त्म करना है। जो इंसान है उनको उदासी अच्छी नहीं लगती, इस दुनिया में हमें उदासी पसंद नहीं है। अब हम चाहते हैं ये ख़त्म हो किसी ना किसी तरह। तो जो नॉर्मल है वो भी और जो एडिक्ट ब्रेन है वो भी, सबके मैनेजमेंट टूल्स होते हैं। अगर किसी को उदासी हुई है तो कहते हैं अच्छा किसी फ्रेंड से बात कर लेते हैं। किसी को उदासी अगर हुई है तो कहते हैं कि अच्छा हम किसी काउंसलर से बात कर लेते हैं अगर ग्रीफ की स्टेज ज़्यादा है। फिर कुछ जो उनसे वो कहते हैं क्यों ना इसको नम कर दिया जाए, कि ये जो उदासी हो रही है अगर ड्रग्स आप करते हो तो वो नम कर देता है। उदासी उधर ही होती है लेकिन महसूस नहीं हो रही होती, वो नम हो जाती है। तो इस तरह उदासी, सैडनेस, ग्रीफ, लॉस, ट्रॉमा, इसको हमने कंडीशन कर दिया स्ट्रेस के साथ। तो बड़े रिकवरी के पीरियड अच्छा भी गुजर रहा होता है, लेकिन फिर कुछ फैमिली की तरफ से कोई बात हो गई, कोई बिजनेस डील जो उनसे उसमें लॉस हो गया, या किसी भी तरीके से स्ट्रेस आ गया, तो अब ब्रेन को क्या मैसेज मिलेगा? किससे कंडीशन किया हुआ था स्ट्रेस को? एडिक्शन से। तो वो जो ब्रेन है वो एडिक्शन को, स्ट्रेस को कंडीशन कर लेता है। फिर जब स्ट्रेस आता है तो जो दूसरा ख्याल है वो स्ट्रेस की मैनेजमेंट नहीं, उस स्ट्रेस को या पेन को नम कर देना आता है। और वो क्योंकि पहले 6-7 साल ड्रग्स की वजह से हुआ होता है, तो इस तरह हमारी लाइफ जो है वो कंडीशनड होती रहती है। उसके बाद जो स्ट्रेस है, आपका ब्रेन कहेगा ड्रग्स चाहिए, वो ड्रग्स नहीं मिल रही। अब आपको फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स पहले आएंगे, एंजाइटी शुरू होगी, ऐसे ऐसे आप करोगे, ट्रेमर्स आएंगे, स्वेटिंग भी हो सकती है, पाल्पिटेशंस भी हो सकती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाना, पल्स प्रेशर आपका ज़्यादा हो सकता है। फिर कंपल्सिवनेस आ सकती है कि अब तो ड्रग्स ढूंढनी है किसी तरीके से। जब ब्रेन को ये सिग्नल जाता है ना, तो वो फिर 3-4 रूट्स अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी डिफाइन कर लेता है। जब आपको ड्रग्स नहीं मिल रही होती, कुछ मैनिपुलेट कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब क्रेविंग्स हो रही है ना, तो उस पर आपने किसी दोस्त से, किसी काउंसलर से, जो भी आपको बेहतर लगता है, उससे बात करनी होती है। उसको स्टोर नहीं करना। कोई इम्पल्सिव कंपल्सिव थॉट आई है, उसको हेल्दी इवेंट आउट कर देना है। क्योंकि जब आपको एक इंट्रूसिव थॉट आ रही है, दूसरी आ रही है, और आप किसी से शेयर नहीं कर रहे, उसको बस रेजिस्ट कर रहे हो, तो जब दोबारा रिलैप्स आता है वो पहले वाले से ज़्यादा बढ़ के आता है, क्योंकि आपने वो स्टोर किया होता है। ठीक है, एडिक्टिव प्रोसेस है, उसके 4 फेज़ आते हैं। एक है इंट्रोडक्टरी फेज़, फिर मेंटेनेंस फेज़, और फिर डिसइंचेंटमेंट फेज़, और फिर डिज़ास्टर फेज़। जो पहला फेज़ है ना, इंट्रोडक्टरी फेज़, उसमें जब हम ड्रग्स लेना शुरू करते हैं तो शुरू में जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं ना, कि जो स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, वो वाले फैक्टर्स हमें ज़्यादा फ़ायदा दे रहे होते हैं, इन्जॉय हो रहा होता है बेसिकली। लेकिन ये जो चीज़ें कि आप वर्क या प्रोफेशन जो उनसे है ऑफ ले रहे हो, बिजनेस डील्स जो उनसी हैं वो ख़राब हो रही हैं, रिलेशंस, इनके अभी इतने सिम्टम्स आना नहीं शुरू होते। और ये जो आपकी कंडीशनिंग हुई होती है ना, ये माइल्ड सी होती है कि अगर इंट्रोडक्टरी फेज़ के बाद आप रुक जाते हो तो इसकी कंडीशनिंग ज़्यादा नहीं होती, तो क्रेविंग्स और इसकी तलब जिसे कहते हैं वो ज़्यादा नहीं होती। तो जो इंट्रोडक्टरी फेज़ है, इसमें जो आपका कंडीशनड वाला सिस्टम है वो माइल्ड होता है। जिनको अब एडिक्टिव डिसऑर्डर नहीं होता, वो इस इंट्रोडक्टरी फेज़ से वापस चले जाते हैं। एक बार ड्रग की नहीं अच्छी लगी, कुछ लोग इस तरह भी वो कहते हैं आई डोंट लाइक इट, वो दोबारा नहीं करते। जिनको एडिक्शन होती है उनका इंट्रोडक्टिव फेज़ फर्स्ट स्टेप होता है डाउन हिल की तरफ, और जो दूसरा है वो है मेंटेनेंस फेज़। जो टॉलरेंस, डिपेंडेंस की हम बात करते हैं, वो दोनों मेंटेनेंस फेज़ में आते हैं। जैसे आपने इंट्रोडक्टिव फेज़ में कोई भी ड्रग्स की, आइस, मेथ, फेंटानाइल, अब वो इंट्रोडक्टिव फेज़ के बाद जब मेंटेनेंस फेज़ आएगा तो आपकी बॉडी डिमांड करेगी कि जितनी डोपामिन की सर्ज मुझे पहले दी गई थी अब वो दोबारा दी जाए। या एडिक्ट पेशेंट जो है वो कंपल्सिव, उसके जहन में ये ख्याल आएगा कि अब ये मुझे चाहिए ही चाहिए दोबारा किसी भी तरीके से। जो मेंटेनेंस फेज़ है ना, उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी और आप अपनी लाइफ को इस तरह अरेंज करते हो कि आपकी डेली एक्टिविटीज़ भी होती रहें और जो ड्रग्स हैं वो भी साथ साथ चलती रहें। इस स्टेज पे पेशेंट कहता है आई कैन हैंडल इट, आई कैन मैनेज इट, आई कैन कंट्रोल इट, इतना मसला नहीं है, हो जाएगा ठीक। सबसे पहले तसल्ली जो हम देते हैं ना, वो घर वालों से पहले भी अपने आप को देते हैं कि हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। आइस कर रहे हो तो कोई CNS डिप्रेसेंट साथ में मिला लेते हैं जो पॉली ड्रग यूज़र हैं,
लेकिन इसमें जो कंडीशनिंग है ना, वो इंट्रोडक्टरी फेज से ज़्यादा होती है, मॉडरेट कंडीशनिंग होती है कि स्ट्रेस आएगा तो पहले अगर 10-20% चांसेस थे तो अब 40-50% चांसेस हैं ड्रग्स करने के। वो कंडीशनिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद डिसइंचेंटमेंट फेज़ है, इसमें ये है कि गड़बड़ शुरू हो जाती है। जो मेंटेनेंस फेज़ है, क्योंकि टॉलरेंस आ जाती है, अगर पहले 3 mg ड्रग उतना आपको डोपामिन का लेवल दे रही थी तो अब 6 भी उतना नहीं देगी, फिर 8 भी उतना नहीं देगी। तो ये जो डिसइंचेंटमेंट है कि मोर ड्रग्स, लेकिन डोपामिन का लेवल उतना बढ़ नहीं रहा होता। इसमें ज़्यादातर ब्लैकआउट्स, मसले जोन से हैं वो इस डिसइंचेंटमेंट फेज़ में होते हैं, जब आपकी बॉडी उतना डोपामिन का लेवल जो है वो तलाश कर रही होती है और वो उसको मिल नहीं रहा होता। और उसके बाद आता है डिज़ास्टर फेज़। इसमें ये होता है कि आप इरिस्पेक्टिव के कंसिक्वेंसेस क्या होंगे ड्रग के ओवर यूज़ करने के, या आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है उस पर क्या असर आएगा, आप वो सब भूल जाते हैं। अगर आप अल्कोहल लेते हो तो फिर आपने अल्कोहल लेनी ही लेनी होती है। आपको ये पता होता है कि आपके जो LFTs हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, वो डीअरेंज्ड हैं। डॉक्टर्स आपको कहते हैं कंप्लीट एब्स्टिनेंस अल्कोहल से 3-4 माह ज़रूरी है, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन आप फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि जो कंडीशनिंग रिफ्लेक्स है वो डिज़ास्टर फेज़ में सबसे ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा कि उसमें आपका जो कंट्रोल है वो लॉस हो जाता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इरिवर्सिबली जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ये जो 4 फेसेस हैं ये एडिक्टिव प्रोसेस के हैं, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता कंडीशनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। अब क्योंकि इस प्रोसेस से हर एडिक्ट ब्रेन जो है वो गुजर चुका होता है, तो इसके बाद जो क्रेविंग्स शुरू होती हैं वो इस फेज से नहीं शुरू होती। जब आप रेजिस्ट करते हो और किसी से बात नहीं करते तो वो ये डिसइंचेंटमेंट फेज से यकदम सर्ज आती है, इम्पल्स आती है। तो आपको अपने रैशनल थिंकिंग पे भी काम करना है, कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं कि एडिक्शन, अक्सर कह देते हैं कि एडिक्शन ठीक है, बीमारी है, लेकिन इसको मानना भी ज़रूरी है। इस पे यकीन रखना होगा कि दिमाग के ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये कोई हवाई बातें तो हैं नहीं। चलो आपके लिए आसान करके बता देते हैं कि ये 4 फेजेस हैं। ड्रग शुरू करना, इंट्रोड्यूस जब होती है, फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ड्रग इंट्रोड्यूस इस तरह होती है, फर्स्ट फेज़। सेकंड ये है कि अब वो ड्रग लेनी है इतनी कि मेरा काम भी होता रहे और ड्रग भी चलती रहे, ठीक है। वो नहीं है कि सनम भी मिल जाए और खुदा भी मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। तो मेंटेनेंस फेज़ चलता नहीं है, जो या खराबा शुरू होता है, डिसइंचेंटमेंट फेज़। उसके बाद डिज़ास्टर फेज़ आता है जब चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती, हाँ, जब अनहेल्दी वेज होते हैं और विलिंग वेज आना पड़ता है। तब तक जो कंडीशन रिफ्लेक्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। कंडीशन रिफ्लेक्स के स्ट्रेस या कोई भी मसला हो तो ड्रग्स की तरफ ही भागना होता है। अब जैसे अक्सर पेशेंट यहाँ पे आते हैं तो ये रन अवे टेंडेंसीज होती हैं, कुछ कोशिश भी करते हैं। वो इसलिए भी होती है कि जाके सबसे पहले ड्रग्स को सर्च किया जाए। क्रेविंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही होती हैं क्योंकि ये जो डिज़ास्टर फेस है उसने कंडीशन इतना कर दिया होता है कि जो रियलिटी है वो नहीं समझ आ रही होती, प्रोज कौन सी आप देख रहे होते हैं, हाँ, और आपने सिर्फ जौन सी है वो ड्रग्स जौन सी है वो आपको चाहिए होती है। तो ये 4 फेजेस से यहाँ पे जो सारे बैठे हैं तकरीबन वो गुजरते हैं। फिर जब आप दोबारा ड्रग्स करते हो तो इंट्रोड्यूस कोई कराएगा नहीं, पुरानी चीज़ को तो इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे ना आप। तो फिर आपकी नई चीज़, कोई नई ड्रग आ जाती है जिसकी वजह से पॉली ड्रग यूजर्स जौन से हैं वो ज़्यादा इसमें आ जाते हैं। तो फिर आप डिसइंचेंटमेंट फेज से शुरू करते हो। अगर आप यहाँ रह के अपनी रैशनल थिंकिंग को, इम्पल्स पे काम नहीं करते तो आपका जो डायरेक्ट दूसरा रिलैप्स है वो इस पे होता है, जो शिद्दत ज़्यादा होती है, तीसरा, चौथा, और वो फिर इस फेज़ पे भी शुरू हो सकता है। तो ये तो बड़े मोमेंट्री थे, कंडीशन रिफ्लेक्स बहुत कम थी। जो मेमोरी है उसको फेड आउट करने का कोई तरीका नहीं है, क्विक फिक्स नहीं है। इसमें यह कि काउंसलिंग जब आपके सेशंस होते हैं उसमें बार बार यूफोरिक रिकॉल, जहाँ पे ड्रग का मज़ा आना नेचुरल सी बात है, तो लेकिन उसके साथ साथ डिस्फोरिक रिकॉल्स को मेमोराइज़ किया जाता है। जैसे एक इस तरह लगाने एक डिब्बा है, उसमें जो ड्रग की है वो बड़ी मज़े वाली मेमोरी स्टोर है, तो उसको तो अब ख़त्म करना बहुत क्विक मुश्किल है। किया ये जाता है कि इंटरवेंशन का डाटा, स्मोकिंग ही बुरी है या ये वाली चीज़ें बार बार दोहरा के उस डिब्बे में जो है डिस्फोरिक रिकॉल्स को ज़्यादा कर दिया जाता है, और डब्बा वही होता है, डिस्फोरिक रिकॉल्स ज़्यादा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि जब डिस्फोरिक रिकॉल्स यूफोरिक रिकॉल से ज़्यादा याद करवानी शुरू कर दी जाती हैं तो जो यूफोरिक रिकॉल्स हैं उनकी इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, हाँ, वो और पीछे चले जाती हैं। फिर आपका एक नया न्यूरोनल पाथवे बनना शुरू हो जाता है।
फिर आपको जब स्ट्रेस होता है तो जो आपके हेल्दी वेज जो आपने प्रैक्टिस किए होते थे वो न्यूरोनल सर्कल दोबारा बनाता है, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं, पैराडाइम शिफ्ट भी कहते हैं। यूफोरिक रिकॉल्स तो खुद ब खुद आती जाएंगी। डिस्फोरिक रिकॉल्स है, आप इंटरवेंशन पढ़ो, बार बार पढ़ो, रैशनल थिंकिंग डेवलप करो कि पहले ये किया था तो ये नुकसानात हुए थे। उस यूफोरिक रिकॉल्स की इंटेंसिटी को कम करो डिस्फोरिक रिकॉल से। और डिस्फोरिक रिकॉल्स याद करना एक तकलीफ दे चीज़ होती है, इसलिए दिल करता है अवॉइड ही कर दें, लेकिन ये तकलीफ दे ही चीज़ आगे चल के जो गड़बड़ होती है उससे बचा रही होती है।